ऑलराइट, सो अब हमने ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कर लिए। अब आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न उस पे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। इसमें भी आपके पास आएंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देर इज़ अनदर थिंग विच इज़ ऑर्गेनोग्राम्स, वो भी हम करेंगे। पहले देखते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, जब ऑर्गेनाइजेशन आपने जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म वो स्ट्रक्चर भी ख़त्म जो आपने बनाया है। क्या ये बात समझ रहे हो? देखते हैं रीड करके। दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्रिएटेड टू कंप्लीट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपको मिला है, जैसे ही वो मिला आपने क्या बनाया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल यूनिट्स हैं, यानी कि ऐसे ऐसे टीम, मतलब एक समझ लो एक प्रोजेक्ट के लिए टीम नहीं बनती, जैसे कि टीम में कोई लेवल थोड़ी होता है कि ये ऊपर के लेवल का ये नीचे का लेवल, टीम में तो सब मिलके कर रहे हैं ना, तो एक ही लेवल पे है। सो एक ही लेवल यानी हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बाय अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। बेसिकली ये क्रिएट सोच समझ के करते हैं ना कि इस टीम में किसको रखना है, कौन उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। सो बाय अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, कि क्योंकि अब उस प्रोजेक्ट में सब कुछ आपको ही करना है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब टास्क वही टीम करेगी। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ से लोग आएंगे और वो प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे और फिर वापस अपने जगह पे चले जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एरियाज से होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग फंक्शंस से लोग हैं। एक प्रोजेक्ट आया तो सब डिपार्टमेंट्स में से मान लो एक एक बंदा आ गया, जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा होगा या जो भी, और फिर वो आके उस प्रोजेक्ट के लिए वो एक टीम बनी। फिर जैसे ही वो टीम ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, वो टीम ख़त्म, सब अपने अपने काम में वापस लग गए, अपने अपने मतलब डिपार्टमेंट्स में वापस चले गए वो। सो एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट टीम आर कोऑर्डिनेटेड बाय प्रोजेक्ट। ये तो है ही कि प्रोजेक्ट की जो एक आपने टीम बताया ना बनेगी, तो वो टीम को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर रख देते हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजर के फंक्शंस हम आगे करेंगे, बट वो ध्यान में रखता है कि है ना वो प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, और भी उसके काफ़ी टास्क हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टीम इज़ अ टेम्परेरी सेटअप। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो टीम डिसबैंडेड हो जाती है, यानी वो अब टीम खत्म हो जाएगी, वो वापस अपने सब काम में लग जाएंगे। सो इट इज़ एम्प्लॉयड, यहाँ पे ध्यान रखो ये बहुत बार आता है। सूटेबिलिटी कहाँ है, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बनती हैं। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एम्प्लॉयड इन एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोफेशनल एरियाज लाइक मैनेजमेंट कंसल्टिंग। क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन की एक प्रोजेक्ट आया है, वो हमें कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट्स किस में आते हैं, ऐसी जगहों पे आते हैं, राइट। सो सूटेबिलिटी, अब देखो ये तो चलो हो गया स्पेसिफिक कि किस किस टाइप्स के इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। वैसे कहाँ सूटेबल है, व्हेन द प्रोजेक्ट हैज़ डेफिनेट गोल। अगेन प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक गोल है, उसको अचीव करना है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ क्रूशल। और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि ज़रूरी है, तभी तो उसके लिए प्रॉपर इतनी मेहनत कर रहे हो आप, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, कि वो टीम बना रहे हो। वो क्यों बना रहे हो? बिकॉज वो प्रोजेक्ट कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ना, क्रूशल है फॉर द फर्म। एंड प्रोजेक्ट ऑफर्स यूनिक या अनफेमिलियर चैलेंज, की कोई चैलेंजिंग सा काम आया है इसलिए वो टीम बन रही है। प्रोजेक्ट इज़ कॉम्प्लेक्स, कि हाँ थोड़ा इजी सा होता तो चलो सब ऐसे ही हो जाता वो काम, लेकिन कोई मुश्किल, चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स विद इंटरडिपेंडेंट टास्क का कोई प्रोजेक्ट आया है, तब जाके आप वो टीम बनाते हो प्रोजेक्ट के लिए। एंड असाइनमेंट इज टू बी कम्प्लीटेड विद, कि वो एक टाइम, हर एक प्रोजेक्ट एक टाइम लिमिट से आता है, टाइम लिमिट के साथ आते हैं ना, कि ये प्रोजेक्ट आया है, इसको एक महीने में हमें कंप्लीट करना है ना, तो टाइम फ्रेम के साथ ही वो प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है कि वो एक टाइम फ्रेम के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे समझ लो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या लिखोगे। देखो मेरिट्स पे देखते हैं पहले। क्यों आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो फ़ायदा क्या है उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के लिए, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, क्या फ़ायदा है। एक तो जैसे मैंने बोला टाइम फ्रेम के साथ वो आया था, तो वो टाइम से कंप्लीट हो जाए ये इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज़ यूज़फुल विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल रूटीन। कि नॉर्मल सब अपने काम कर रहे हैं, बस हमने एक एक बंदा सब उससे उठा के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वापस सब अपने उसमें चले गए, तो नॉर्मल रूटीन भी चलता रहा, प्रोजेक्ट भी साथ में साइड बाय साइड हो गया। फोकस्ड अटेंशन, अगर आप नॉर्मली लोगों को बोल देते कि हाँ ये यार एक प्रोजेक्ट है, ये करना है, बिना किसी पर्टिकुलर टीम बनाए, तो वो फोकस्ड अटेंशन नहीं देते, वो नॉर्मल अपना काम भी करते हैं प्लस वो साइड बाय साइड प्रोजेक्ट के बारे में भी कर रहे होते हैं, राइट। सो फोकस अटेंशन तब आती है जब आपने स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ बनाया है, जैसे स्ट्रक्चर दैट इट डिमांड्स मैक्सिमम यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब प्रोजेक्ट जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है ना इतना, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, जो मैक्सिमम यूज़ करना है उस नॉलेज का जो आपके पास है। वो मैक्सिमम यूज़ तब होगा जब वो आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है जिसके थ्रू वो एक पर्टिकुलर टीम में है, उसमें स्पेशलिस्ट लोग बुलाए हैं, वो स्पेशलिस्ट लोग वो पर्टिकुलर काम को फोकस्ड अटेंशन के साथ कर रहे हैं, तभी उस नॉलेज का मैक्सिमम यूज़ है।
इनकरेजेस इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, ये तो है ही कि आपने टीम बनाई है तो वो ग्रुप में सब अपना इनिशिएटिव लेंगे, क्रिएटिविटी दिमाग जो भी लगाएंगे और वो काम कंप्लीट करेंगे। मेंबर्स बिकम वर्सेटाइल, जो भी टीम आपने बनाई उसमें लोग अब उस पर्टिकुलर टास्क में बहुत कुछ सीख जाएंगे, राइट, कि नॉर्मली जो शायद वो नहीं करते होंगे, नॉर्मल काम से हट के कुछ दे दिया, राइट, प्रोजेक्ट चैलेंजिंग काम दे दिया, तो अब वो वर्सेटाइल बन जाएंगे, यानी और चीज़ें सीखना, मतलब और चीज़ सीख जाएंगे। और नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ करते हैं जब, तो आप वो बोलते हैं ना कि ये नॉर्मल काम तो चल करते ही रहता है, वो तो उसमें ही रह गया, बट अगर आपको कोई और चैलेंजिंग काम मिल जाए तो आप थोड़े वर्सेटाइल बन जाते हो, इन द सेंस कि आपका हाथ खुल जाता है, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। फिट फॉर वेरियड सिचुएशंस, यानी कि अब देखो जैसे मेरे लोग कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शंस वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं तो ये वेरियड सिचुएशंस के लिए यूज़फुल है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, जैसे हमने बताया। तो ये सब मेरिट्स ठीक है, फ़ायदे हो गए। अब इसके डीमेरिट्स भी देख लो। जब आप प्रोफेशनल्स को बुला रहे हो, जैसे मैंने बोला ना, आपने प्रोजेक्ट के लिए वो टीम जो बना ली, ठीक है, मान लिया टीम बनाई है आपने, लेकिन टीम में आपने स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया, वो स्पेशलिस्ट लोग अलग अलग एरिया से आए हैं, जब वो अलग अलग एरिया में थे उनका काम करने का तरीका, उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, सब कुछ उसके हिसाब से था। अब वो सब एरियाज से आके मिल के काम कर रहे हैं, तो अब वो नए एनवायरनमेंट में आ गए। जब नए एनवायरनमेंट में एक ऐसी टीम है लेकिन उन सब टीम मेंबर्स की अप्रोच अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो वहाँ पे क्या है, सब लोग प्रोफेशनल है, सब लोग अपने एरिया के माहिर दिग्गज हैं, तो जब वो सब साथ आके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कई बार ओवर स्पेशलाइजेशन डेंजर हो जाता है। ये टर्म समझो क्या है। ओवर स्पेशलाइजेशन डेंजर ये होता है कि वो है ना, कि जैसे मान लो कोई भी टीचर मान लो, ठीक है, कोई कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो प्रोफेसर अपनी क्लास में, जैसे मान लो एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो केमिस्ट्री की क्लास में तो वो स्पेशलिस्ट है, फिजिक्स का प्रोफेसर फिजिक्स की क्लास में स्पेशलिस्ट है, बट वहाँ मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के प्रोफेसर्स को इकट्ठे मिला के उनको बोला कि यार ये एक पेपर सेट करो तुम पूरे साइंस डिपार्टमेंट के लिए, या क्विज बनाओ जो भी, तो उसमें तीनों प्रोफेसर्स मिलके काम कर रहे हैं। अब वो तीनों अपने एरिया में तो पूरे अच्छे थे, बट जब वो साथ आ गए तो ओवर स्पेशलाइजेशन डेंजर हो गया कि तीनों ही स्पेशलिस्ट हैं अपने एरिया में, लेकिन वो जब साथ आ गए तो उनका अप्रोच, उनका इंटरेस्ट सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि तो वो थोड़े उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। या मान लो वो हो सकता है ना वहाँ पे कि चांसेस ये चीज़ के हैं कि वो बोले यार नहीं मैं अपने एरिया को मैं संभालता हूँ, मुझे पता है काम कैसे करना है, लेकिन वो सामने वाला अलग तरीके से संभालता होगा, वो बोलेगा नहीं मुझे भी पता है कैसे करना है, मैं भी संभालता हूँ, तो सब बोलेंगे कि हाँ हमें पता है क्योंकि वो अपने एरिया में तो स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है तीनों सही हो कोई गलत हो, बट द थिंग इज क्योंकि तीनों स्पेशलिस्ट हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वही होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कि प्रोफेशनल्स जब साथ आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं तो ज़्यादा ही स्पेशलाइजेशन होगी, बिकॉज एक ही टीम में सब स्पेशलिस्ट हैं, राइट। देन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये तो है ही, जैसे मैं बोला तीनों अलग डिपार्टमेंट्स से आए हैं, तो अब तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट, क्योंकि अलग अलग तीनों डिपार्टमेंट्स के हैं बट अब वो साथ काम कर रहे हैं। बजट या कंट्रोल प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अब नॉर्मल जब जैसे काम चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन का बजट था, अब नया प्रोजेक्ट आ गया, अब उस प्रोजेक्ट के लिए बजट चाहिए, अब वो बजट कहाँ से आएगा, कौन से डिपार्टमेंट्स के पैसे कटेंगे जिससे आएगा, क्योंकि पैसे तो उतने ही है ना, आप किसी के पैसे लेंगे तभी यहाँ पे आएंगे, इस प्रोजेक्ट पे लगेंगे। सो कि कहीं का पैसा उठा के हमें इस प्रोजेक्ट पे लगाना है, तो वहाँ पे कितना बजट क्या लिया जाएगा, और वहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम आएगी कि किसका बजट काटे, किसके पैसे यहाँ पे लगाए जाएँ, तो वहाँ पे अगेन बजट प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है उसका बजट खुद अपना होगा। इनसिक्योरिटी या फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, अब जब आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बना रहे हो, वहाँ पे सब स्पेशलिस्ट हैं, सब वहाँ पे इनसिक्योरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे यार ये तो मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं सही करता हूँ या मैं अपने उसमें स्पेशलिस्ट हूँ, बट यहाँ आके पता चल रहा है कि नहीं मैं तो शायद अच्छे से नहीं कर रहा हूँ काम, या मेरे में शायद उतनी नॉलेज नहीं है, इनसिक्योरिटी आ जाएगी। प्लस फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, कि मान लो प्रोजेक्ट अच्छा ना गया तो उन स्पेशलिस्ट पे बात आ जाएगी ना कि हाँ यार इसने काम ख़राब कर दिया, प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट था, प्रोजेक्ट क्रूशल था, फिर भी अच्छा नहीं हो पाया, तो वहाँ पे उनकी जॉब पे खतरा आ जाता है जब जिन प्रोजेक्ट वो बना रहे होते हैं। डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, ये तो भाई जब स्पेशलिस्ट सारे आ जाते हैं साथ में, तो मैंने हमेशा बोला है स्पेशलिस्ट जब साथ में आ गए एक जगह काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर टू फिनिश द प्रोजेक्ट, अब ये तो है ही कि टाइम पे फिनिश करना, तो बहुत प्रेशर है ना कि हाँ चलो नॉर्मल तो चल रहा था जैसे चलता है यूजुअली, अब ये नया कोई प्रोजेक्ट है इसको टाइम पे कंप्लीट करने का प्रेशर बहुत है, सो वहाँ फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ये सब डीमेरिट्स आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के। अ, ये वो है, डायग्राम भी आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास वो नहीं है। मेरिट्स डीमेरिट्स यहाँ पे इसमें ये भी अलग से दे रख, मैंने उसमें से बुक में से लिया था ये। तो इसको एक बार रीड कर लेना, प्लस ये जो मेरिट्स डीमेरिट्स मैंने अलग से लिखे हैं ये भी पढ़ लेना, प्लस ये वाला जो है ये फिर वो है फिगर जो आप बनाओगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की, एग्जाम्पल है एक तरह से।
ठीक है। तो ये कुछ वो नियम है, इसमें आपका वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप नोट्स ले सकते हो। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी वो नोट्स कहाँ से मिलते हैं। यू कैन देखो, मैंने ट्राई किया था कि मैं जो वीडियोस होती हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँ, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं डल रहा था। लाइक यू कांट अटैच अ पीडीएफ, मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट आई ट्राइड, बट वो नहीं, आई कुडंट अटैच द पीडीएफ ऑफ इट। सो मैंने क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ @learnvilla करके। आप टेलीग्राम पे @learnvilla लिखोगे, यू विल एंड अप ऑन दिस ग्रुप। इट हैज़ लाइक कुछ 200-250 में क्या होंगे मेंबर्स उसमें। सो उसमें आई हैव पिन्ड द पीडीएफ्स, उसमें बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने डाली हैं। लाइक उसमें सिलेबस जो भी है, एसओएल का, नॉर्मल ऑनर्स का, प्रोग्राम का, प्लस उसमें जो भी ये एमपीए वाले नोट्स होते हैं, इसकी भी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। प्लस और भी कोई बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले थे उस पर। मैंने स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह का लिंक्स और वो सब मैंने बहुत कुछ शेयर कर रखा है उसमें। सो जस्ट गो एंड वंस चेक इट आउट, आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ उसमें मैंने शेयर किया। सो या मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे पूछते रहते हैं हर वीडियो में कि वो कहाँ से मिलने हैं। सो आई एम शेयरिंग इट ऑन टेलीग्राम बिकॉज यहाँ पे आई कुडंट यूट्यूब पे। सो या सो वहाँ पे जाके यू कैन चेक दीज नोट्स। तो वहाँ नोट्स से पढ़ लिया करो, बिकॉज मैं करा रहा हूँ एक बार, ठीक है, बट जैसे ये वाली चीज़ें मैं इसमें करा के टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। अब जाके एक रीड ही करना है ये सब, ठीक है। जैसे मेरिट डिमेरिट्स मैंने करा दी, बट जस्ट गिव इट अ रीड। ये वाला एग्जाम्पल है, जस्ट गिव इट अ रीड। ये डिफरेंस है, ये इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स ये दोनों क्या है, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स को ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। देखो मैट्रिक्स बनता कैसे है, जब हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल, उल्टा बोल दिया, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जब क्लैश करती हैं तो वो ग्रिड बन जाते हैं, राइट। जैसे ये वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्रिड। ये ग्रिड होता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, कैसे उस समझो। इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा अभी अभी, प्लस जो डिपार्टमेंटलाइजेशन में याद है फंक्शनल बेस्ड ऑन फंक्शंस पढ़ा था वो, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो अभी अभी हमने पढ़ा, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे है वो समझो। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल टीम्स बनती हैं। सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की हॉरिजॉन्टल टीम्स, और फंक्शनल में आपको याद हो तो वर्टिकल बनी थी, है ना, जैसे ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन। सो फंक्शन की वर्टिकल वाली। सो ये ग्रिड ऐसे बनता है इस वाले में, मैट्रिक्स में, क्योंकि इसमें दोनों है क्या, प्रोजेक्ट वाले की हॉरिजॉन्टल और फंक्शनल वाले की वर्टिकल। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ अ परमानेंट फीचर कि फंक्शंस नॉर्मली जो है, जैसे मैंने आपको बताया लाइन एंड स्टाफ में प्राइमरी क्या था, लाइन वाला, और उसमें स्टाफ के अटैच्ड थे। इसमें क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ द परमानेंट फीचर, फंक्शनल वर्टिकल वाले परमानेंट है। प्रोजेक्ट टीम्स जो है वो जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है वो वैसे वैसे प्रोजेक्ट टीम बन जाती है, ठीक है। तो वैसे वो ग्रिड बनता है। तो देखो प्रोजेक्ट टीम विद अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने बताया वो होता है मैनेजर, क्रिएटेड वेन एवर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायर हाई डिग्री। जब भी किसी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स, स्पेसिफिक फोकस्ड अटेंशन चाहिए होगी तो वो प्रोजेक्ट टीम बन जाएगी। और वही जैसे मैंने बताया, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, वो प्रोजेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा टीम, ठीक है। तो वैसे तो क्या है यहाँ पे, फंक्शनल वाली वर्टिकल वो है फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, लेकिन प्रोजेक्ट टीम्स जब बनती हैं जब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बारी आती है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा वो टीम डिसॉल्व हो जाएगी। So functional departments create vertical structure, project teams create horizontal chain. When these verticals and horizontal lines intersect, they form a 2D grid या matrix. जैसे मैंने बोला ये क्या है, grid या matrix. Used in again aerospace या defense industries, large complex organizations require flexible structures या public institutions like colleges. तो उनमें अगेन कॉलेजेस वगैरह में जैसे हॉरिजॉन्टल वो भी होती हैं, और मान लो कोई फंक्शनल जो है कि है वो तो है ही ना, कि फंक्शनल जैसे ये वाला फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कर रहा है, या फाइनेंसेस का ये वाला संभालता है, या कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन का अलग डिपार्टमेंट है। So, वो फंक्शनल बेसिस पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, और कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बारी आई है तो वो वैसे हॉरिजॉन्टल टीम्स बन जाती हैं। सो अलग अलग इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आपको जैसे कोई स्ट्रक्चर आया, प्रोजेक्ट आया, तो वो प्रोजेक्ट बन गया ना, तो कोई रिजिडिटी नहीं है कि हाँ आप इसमें चेंज नहीं ला सकते, चेंज ला सकते हो। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आएगा प्रोजेक्ट टीम बन जाएगी, मान लो कोई नया फंक्शन भी बनाना है तो वो नया फंक्शन बन जाएगा। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं, फिर थोड़ा और समझ में आएगा। डायग्राम देख लो चाहे, ओके डायग्राम देख लो चाहिए। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, R&D, अकाउंटिंग, ये क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब अकाउंटिंग में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, रिसर्च एंड में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इंजीनियरिंग में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ये तो हो गया नॉर्मल आपके फंक्शनल 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 वर्टिकल।
अब मान लो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ए, मैनेजर प्रोजेक्ट बी, मैनेजर प्रोजेक्ट सी, कि मान लो कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, इन प्रोजेक्ट ऐसा आया है, ठीक है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट आया तो उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग से ग्रुप ए को उठाया, इंजीनियरिंग के ग्रुप ए को उठाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ग्रुप ए को उठाया, अकाउंटिंग के ग्रुप ए को उठाया, और ये वाला मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ए के अंडर एक प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट टीम बन गई, है ना। इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट आ गया जिसमें आपने ये वाले बंदे उठा लिए और उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बी के अंडर एक प्रोजेक्ट टीम में बना दिया, तो वो प्रोजेक्ट टीम बी बन जाएगी। सो ये ऐसे ग्रिड बन रहा है ना। ये वाला तो क्या वर्टिकल था जो कि फंक्शनल थे ही, और प्रोजेक्ट टीम्स बाद में बनी जब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ज़रूरत आई। तो ये आपका प्रोजेक्ट वाला, सॉरी, ग्रिड वाला मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लो और आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ही कॉम्बिनेशन है ना, सो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने बताया इसमें है। मोटिवेशन, उसके बाद देखो प्रोफेशनल्स का अगेन मोटिवेशन और डेवलपमेंट होगा। जैसे मैंने बोला कि वो आप डाइवर्स टास्क कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स में जब आते हैं, एक टीम में वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वर्सेटाइल बन रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज वो जो टास्क कर रहे हैं वो नॉर्मल रूटीन से हट के चैलेंजिंग टास्क है। तो दैट इज़ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम कि हाँ यार हमें चूज़ किया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस तो वो मोटिवेटेड अंदर से फील करते हैं। देन एक एफिशिएंट इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्स तो होता ही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो भी बजट है वो उसी में से बनेगा जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वैसे बजट था। तो उसमें से एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो ज़्यादा उस रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करेंगे कि हाँ वेस्टेज ना हो और वो सब ना हो। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ईजियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए किसी को काम देना है एंड आप बोल दोगे कि यार मेरे पास मान लो प्रोजेक्ट का काम भी है तो तू ये वाला काम कर ले, तो वो आप सबऑर्डिनेट को दे दोगे, फिर उसका भी फ़ायदा है। तो डेलीगेशन भी इसमें हो जाता है जब आप प्रोजेक्ट टीम्स प्लस फंक्शनल की बात करते हो। देन हायर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएटिव सोल्यूशंस, वो तो है ही कि आप एक ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन निकालोगे, बिकॉज अब नॉर्मल जैसे प्रोजेक्ट के टाइम हमने देखा था वो प्लस उसमें फंक्शनल भी आ गया जिसमें स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है। तो दैट इज़ अगेन एक उसका मेरिट है ये कि है ना, ज़्यादा आप क्रिएटिव सोल्यूशंस उसमें निकाल पाते। जैसे हमने यहाँ मैट्रिक्स में यही बात की थी ना कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, सो दैट इज़ द रीज़न। देन लिमिटेशंस अगर आप देखो कि एक तो यूनिटी ऑफ कमांड या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बोला ग्रिड बन चुका है, ये नहीं है कि एक लाइन में काम चल रहा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो पक्का ही नहीं है। देन कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप, जैसे इस पूरे ग्रिड में आप क्या बोलोगे किसका रिलेशनशिप किसके साथ है, वो डिफाइन करना ही मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ये तो ये बोल सकते हो कि रिलेशनशिप्स हैं बट वो कन्फ्यूजिंग है, डिवाइडेड लॉयल्टी की कौन किसके साथ रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किसको आंसरेबल है, वो चीज़ें क्लैरिटी की थोड़ी कमी है। बिकॉज यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, राइट। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन भी उसी वजह से आएगी। जॉइंट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अब मिलके डिसीजन लेना है फंक्शनल वाला प्लस, अब जो मान लो एक प्रोजेक्ट टीम अगर बन रही है तो वो अब सिर्फ एक बंदा नहीं ले सकता, राइट, डिसीजन मेकिंग। तो ऑटोक्रेटिक थोड़ा कम हो जाते हैं यहाँ पे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो ज़्यादा होगी बिकॉज अभी नॉर्मल सा सिंपल स्ट्रक्चर तो है नहीं। देन इंटरपर्सनल स्किल्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो ज़्यादा स्पेशलिस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट से वो आते हैं, तो अब उनको स्किल्स चाहिए कि वो दूसरों लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि पहले तो वो चलो अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन अब तो उनको बाकी से भी इंटरेक्ट करने, तो बाकी से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब। देन प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स, इन दोनों में डिफरेंस कई बार वो पूछ लेता है, तो क्या लिखोगे? देखो प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स समझ रहे हो ना। प्रोजेक्ट तो इससे पहले जो था यानी प्योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का यहाँ पे मतलब है प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और मैट्रिक्स का मतलब तो मैंने आपको बताया कि उसमें प्रोजेक्ट भी आता है, उसमें फंक्शनल भी आता है, जो आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन में किया था। सो देखो यहाँ तो आप लिखे हो प्योर प्रोडक्ट लाइक स्ट्रक्चर हो गया है ना, प्योर प्रोजेक्ट है क्योंकि ये, तो उसमें सिर्फ जैसे प्रोडक्ट का डिवीजन है वैसे ही प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो बना है, राइट, जैसे हमने प्रोजेक्ट में किया ही था। वहाँ पे कॉम्बिनेशन है ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में लो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि बस एक प्रोजेक्ट आया उसके लिए काम किया। मैट्रिक्स में पूरा ग्रिड है तो वहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ज़्यादा है। जैसे वहाँ यहाँ सिंगल कमांड था क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट, एक ही टीम, वहाँ का एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वही सबको काम करवा देता है। यहाँ पे मल्टीपल कमांड हैं क्योंकि सारे फंक्शनल वाले भी हैं और वो नॉर्मल प्रोजेक्ट टीम्स भी बन जाती हैं। देन एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाई ईच प्रोजेक्ट मैनेजर, की एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने रिसोर्सेज को बताता है कि ये अपने ही काम के हैं ना, इसी प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो प्रोजेक्ट के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन फंक्शनल हेड्स भी तो हैं वहाँ, तो उनके लिए भी शेयर हो रहे हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज शेयर होते हैं वहाँ पे एक्सक्लूसिव एक ही के लिए यूज़ होते हैं। देन नो सच बैलेंसिंग इन्वॉल्व, वहाँ पे बेसिकली आप ध्यान रखो मैट्रिक्स वाला जो होता है ना उसमें एक बैलेंस लाना पड़ता है, किसमें कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड है, क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो अल्टीमेटली उन्हीं के पास पहुंचेगा, राइट। सो उनकी क्या नीड है, प्लस आपको अपना भी देखना है कि हमारा कैसे कॉस्ट कंट्रोल हो, और हम अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है जब मैट्रिक्स की बात आती है, बिकॉज वहाँ फंक्शनल भी है, वहाँ प्रोजेक्ट भी है। देन पावर स्ट्रगल की बात आती है। पावर स्ट्रगल
प्रोजेक्ट में तो नहीं होता कि पावर, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना प्रोजेक्ट मैनेजर ही है, वही प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, फंक्शनल मैनेजर भी है, फंक्शनल हेड्स और प्रोजेक्ट हेड दोनों। तो वो दोनों जब है तो उन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना, दोनों पावर वाले इंसान हैं। देन अगेन प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो कि इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, की प्रोजेक्ट्स एक दो ही हैं लेकिन प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्रोजेक्ट लगा लो। मैट्रिक्स तब लगाओ जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा छोटे छोटे ही हैं, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स ऐसा। तो ये आपने डिफरेंस कर लिया, ठीक है। डिफरेंस इसलिए कराता हूँ मैं क्योंकि कई बार वो मांगता है डिफरेंस, तो ठीक है, यूजुअली मैं स्किप कर सकता हूँ बोल के कि यहाँ पढ़ ही लेना, बट ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम ये सब चीज़ें साथ साथ कर लें, बिकॉज अगर एग्जाम में आ रहा है तो अगर पढ़ रखा हो तो ईजी रहता है लिख के आना, नहीं पढ़ रखा हो तो वैसे ही एंग्जाइटी हो जाती है यार करके करेंगे रखा, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक देखो आता है आपका, जैसे मैंने बोला ना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो उसका क्या रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो समझते हैं। देखो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, एक तो मैंने बताया आपको कि वो एक ओवरऑल इंचार्ज है ना, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बन रहा है उसका एक ओवरऑल इंचार्ज वो प्रोजेक्ट मैनेजर, उस वही उसको संभाल रहा है, पूरा उसको लेज डाउन स्ट्रैटेजी बना रहा है। देन वो डिटरमाइन करता है कितने रिसोर्सेज है ना, क्या बजट रहेगा, इतने पैसे में हमारा हो जाएगा, इतना मटेरियल चाहिए, इतने लेबर चाहिए, सारे रिसोर्सेज का इकट्ठे करना काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है। टाइम एंड कॉस्ट शेड्यूल या बजट बनाना उसका काम है कि इस टाइम को ये होगा, पहले ये फिर ये सीक्वेंस डिसाइड करना, किस टाइम क्या होगा वो डिसाइड करना। देन कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मान लो जैसे मैट्रिक्स में क्या था, फंक्शनल ग्रुप्स भी थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, कोई तो होना चाहिए ना इंसान जो कोऑर्डिनेट करेगा, तो वो यही वाला इंसान है, मतलब यही कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर। अब फंक्शनल मैनेजर का क्या रोल है, फंक्शनल मैनेजर समझ रहे हो, जैसे फंक्शनल मैट्रिक्स में फंक्शनल था और प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, फंक्शनल मैनेजर भी है जो फंक्शनल संभाल रहा है। तो फंक्शनल मैनेजर तो नॉर्मल जैसे आपने पहले किया है ना एक्सरसाइज, लाइन अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स, लाइन अथॉरिटी समझे। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन फंक्शनल एरिया, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो प्रोडक्शन का ही देख रहा है, परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज का देख रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स का देख रहा है, एक ही फंक्शनल एरिया देख रहा है। साइन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स टू वेरियस प्रोजेक्ट्स, जैसे अब यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है कि मान लो एक प्रोजेक्ट है, अब वो कौन असाइन करेगा कि ये वाला प्रोजेक्ट में कौन से इंडिविजुअल को भेजूँ, क्योंकि है तो वो फंक्शनल के अंडर ना, कि प्रोजेक्ट में डालना है एक इंसान, तो वो फंक्शनल वाला चूज़ करता है कि हाँ इस वाले प्रोजेक्ट के लिए ये वाला इंसान भेज रहा हूँ मैं, इस वाले प्रोजेक्ट के लिए अपने डिपार्टमेंट फंक्शनल में से ये वाला इंसान भेज रहा हूँ मैं, तो वो डिसाइड करना कि कौन सा इंडिविजुअल असाइन होगा कौन से प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज़ द रोल ऑफ फंक्शनल मैनेजर। देन इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि हाँ उसके फंक्शनल के अंडर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो अगेन फंक्शनल मैनेजर ही देखेगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और आता है गाइडलाइंस टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, कि मान लो आपको बोला कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को अच्छा करना है, प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव स्कोप फंक्शन और प्रोजेक्ट शुड बी क्लियरली डिफाइन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हर एक में यही होती है कि जो करना है उसको क्लियरली डिफाइन कर लो, क्या करना है, क्यों करना है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो सब जब डिफाइंड अच्छे से होगा तो आप उस पर एक्ट एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देन एवरी प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड बाय अपॉइंटिंग फुल टाइम एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भैया प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा सा हायर करना या अपॉइंट करना, ताकि वो, क्योंकि वही संभाल रहा है ना मेन चीज़, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी या इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा खासा रखोगे तो, ठीक है। देन अब प्रोजेक्ट मैनेजर रख तो लिया अच्छा सा, तो उसका भी थोड़ा काम होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड अडॉप्ट न्यू अप्रोच टू जॉब, थोड़े नए अप्रोच लगाए, कैसी, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनल, कि पहले तो चलो फंक्शनल और प्रोजेक्ट की बात होती है ना, तो फंक्शनल तो कर ही रहा था वो, अब वो प्रोजेक्ट में जब आ गए तो अब वो फंक्शनल अप्रोच छोड़ के HR ह्यूमन रिसोर्स, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ पर्पजफुल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये चीज़ जब प्रोजेक्ट मैनेजर सीख लेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स सारे ही बुरे नहीं होते, पर्पजफुल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, समझ लो, यानी कि वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जिनका कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि कई कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूरी हैं, जैसे बोलते हैं ना डिबेट करो, तो डिबेट हमेशा लड़ाई ही नहीं होती, क्योंकि जब आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो यू डिबेट, एंड व्हेन यू डिबेट यू मे बी कम अप विद न्यू सोल्यूशंस, यू मे बी कम अप विद मोर क्रिएटिव आइडियाज़, एंड तुम एक्सचेंज करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो ज़्यादा आइडियाज़ निकल के आते हैं। सो कई बार कन्फ्लिक्ट्स यूजफुल भी होते हैं, इसको आप बोलते हो पर्पजफुल कन्फ्लिक्ट्स। तो जब ये चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर सीख लेगा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को झगड़ों में ना करके उससे फ़ायदा निकलवाना है, तब तक वो सक्सेसफुल है। देन रियलाइजेशन दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एक्टिविटी, यानी कि उसको थोड़ा रिजिड कम रखे, वो रिजिड ना रखे, यानी कि एक ही उस पर बस टिक के मत रह जाए, वो थोड़ा डायनामिक रखे, यानी अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के साथ, कोई चेंज आ रहा है उसके हिसाब से मतलब स्टैटिक ना रहे, डायनामिक रहे, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहे। तो ये सब जब आप करोगे तो बोलते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की आप इफेक्टिवनेस बढ़ा लोगे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ डिफाइन करो अच्छे से स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा सा चुनो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पहला क्या था, HRM पे ध्यान दो, फंक्शनल से ज़्यादा,
कॉन्फ्लिक्ट्स पर्पसफुल वाले होते हैं उसका एक्सेप्टेंस, एंड देन डायनामिक होना किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको आप अगर रिकग्नाइज करते हो कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डायनामिक एक्टिविटी होगी, स्टैटिक नहीं होगी, ये सब करोगे तो अपने आप इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी. सो दिस वाज योर प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. दो हो गए, एक बचा है विच इज़ नेटवर्क वाला, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो. ये हम नेक्स्ट में करते हैं. ठीक है, चलिए बाय.